reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugar and non-reducing sugar. देखिए इन दोनों के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। बहुत ही छोटा टॉपिक है और 2 मार्क्स में पूछना हो तो पूछ सकता है। सबसे पहले रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। देखो एक कंपाउंड है जिसको तुम लोग अभी जानते नहीं हो, तो टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल AgNO3 सोल्यूशन। अमोनियाकल AgNO3 सोल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है उसी को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर दे, रिड्यूस करे। अब देखो टॉलेंस रिएजेंट के बारे में डिटेल से आपको अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, या फेहलिंग सोल्यूशन को भी हम डिटेल में अल्डिहाइड चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 2 नाम दिमाग में रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट और फेहलिंग सोल्यूशन, ठीक है। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट, दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस जो रिड्यूस कर सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट को, विच रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सोल्यूशन, इन दोनों के बारे में डिटेल से क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा। फेहलिंग सोल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझ गए ना। तो मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होगा और ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इनको हम लोग स्वीट शुगर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्वीट शुगर, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड स्वीट शुगर, स्वीट होते हैं ये। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ग्लूकोज, एग्जाम्पल में इसका लिख देते हैं, एग्जाम्पल में ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज हो जाएगा, इसका फ्रुक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ETC, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है कि ये फ्रुक्टोज जो होता है वो आइसोमराइज होकर के ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है। और वो टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो इस बात को भी हम लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, in the presence of tolerance reagent, in the presence of tolerance reagent, तो फ्रुक्टोज जो है वो सबसे पहले आइसोमराइज होता है, ठीक है ना। फ्रुक्टोज आइसोमराइजेस, तो दोनों का चूंकि फॉर्मूला सेम है इसीलिए आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज आइसोमराइजेस इनटू ग्लूकोज, तो सबसे पहले फ्रुक्टोज क्या करता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद से वो क्या करेगा, फिर वो हेंस इट रिड्यूस, और जब ग्लूकोज बन गया तो अल्डिहाइड हो गया, और अल्डिहाइड बनते ही ये रिड्यूस कर देता है, इट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, इट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। तो याद रखना कि फ्रुक्टोज जो है वो डायरेक्ट उसको नहीं करता है, टॉलेंस रिएजेंट को डायरेक्ट रिड्यूस नहीं करता। रिड्यूस ऑक्सीडाइज का अगर फील नहीं आ रहा है तो आपको हम आगे बताएंगे,
अब ठीक है, अगर आपको फील नहीं आ रहा है इसका तो हम आपको आगे बताएंगे कि ऑक्सीडाइज का, जैसे देखो अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक में बदल जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर वही अल्डिहाइड को रिड्यूस कराया जाए तो अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो बातें होती हैं, एक टॉलेंस रिएजेंट के बाद क्या है, टॉलेंस रिएजेंट एंड फेहलिंग सोल्यूशन, इसके बारे में वहीं पे बात करेंगे हम अल्डिहाइड चैप्टर के बारे में। अभी वैसे हम टॉलेंस रिएजेंट लिख देते हैं, क्या होता है। देखो टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअली में होता क्या है, टॉलेंस रिएजेंट याद कर जाइएगा आप लोग, पूछता है अमोनियाकल अमोनियाकल AgNO3, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे, अमोनियाकल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन कहेंगे इसको, माने अमोनिया भी रहेगा इस सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में। तो अमोनियाकल AgNO3 सोल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। तो पूछा जाए कि टॉलेंस रिएजेंट से आप क्या समझते हैं, तो अमोनियाकल AgNO3 के सोल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट जो रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे ग्लूकोज डायरेक्ट रिड्यूस कर सकता है, सुक्रोज डायरेक्ट रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फ्रुक्टोज क्या करता है कि पहले आइसोमराइज होता है और आइसोमराइज होकर के वो ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज फिर इसको रिड्यूस करता है। तो किसको रिड्यूस करता है, तो टॉलेंस रिएजेंट को। तो टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, तो अमोनियाकल AgNO3 सोल्यूशन होता है। उस सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट का वो एक सोल्यूशन होगा और अमोनिया भी वहां प्रेजेंट रहेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इतना काफी है बोर्ड में लिखने के लिए आपका। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो जी, उसका नाम था रिड्यूसिंग शुगर और इसका नाम क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब देखो जी, वो तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता था, इसका मतलब ये उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझ गए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये वैसे कंपाउंड होंगे जो कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो बस सिंपल उसका उल्टा लिख देना है आपको कि दोज कार्बोहाइड्रेट which do not which do not reduce do not reduce tolerance reagent do not reduce tolerance reagent due to absence of सबको ये अल्डिहाइड लिखे हैं। तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, नहीं रहेगा तो उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग कहेंगे। ग्रुप आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो जी, जितना हम तुम लोग को बताए थे जितना हम तुम लोग पॉलीसेकेराइड बताए थे वो सब हो जाएगा क्योंकि किसी में भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। ठीक है, जैसे स्टार्च था, सेलुलोज था, आया समझ में ना। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ETC। और वो स्वीटनिंग एजेंट था तो ये कैसा होगा, ये नॉन स्वीटनिंग होगा। तो इस बात को भी अगले पेज पे लिख देंगे। सुक्रोज लेकिन नॉन रिड्यूसिंग होगा ना यार, क्योंकि वहां पे तो फिर तुम्हारा वो गैप हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप तो रहेगा नहीं। सुक्रोज को हटा दीजिए यहाँ पे, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि यहाँ पे आपका
ये नहीं रहता है, यहाँ पर डिहाइडी ग्रुप नहीं रहता है। इसके जगह पे आप ग्लिसरॉल डिहाइड ले लीजिए, या फिर और भी जितना भी आप लोग को हम बताए थे ग्रुप, ग्लिसरॉल डिहाइड, राइबोज, ठीक है, ये सब आपका हो जाएगा ETC। और डिहाइडी ग्रुप तुम्हारा सुक्रोज में नहीं रहता है, तो वहां पे फिर वो नहीं रहेगा। तुम्हारा वो स्वीट शुगर होता था, तो ये स्वीट शुगर नहीं होगा, कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जो होते हैं स्वीट नहीं होते हैं। दीज आर नॉन स्वीटनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर non sweetening carbohydrate, non sweetening कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए ये बातें आप समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें दो तरह का होगा, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो है वो तुम्हारा क्या करता है, टॉलरेंस रीजेंट को रिड्यूस कर देता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस नहीं कर पाता है। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो हम लोग का है प्रोटीन। तो सेकंड हम लोग बायोमोलिक्यूल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोटीन। इसके पहले हम लोगों ने पूरा कार्बोहाइड्रेट देख लिया, ठीक है, और जब बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्ट किया, बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशंस देखे हम लोगों ने, सारे तरह का डायग्राम देखे, और मोनोसैकेराइड बनाना सिखाए, डाइसैकेराइड बनाना सिखाए, पॉलीसैकेराइड बनाना सिखा दिए। अब आप लोग का कार्बोहाइड्रेट लास्टली खत्म हो गया, और अब हम लोग चल रहे हैं प्रोटीन पर देखने के लिए, ठीक है। तो प्रोटीन देखेंगे, विटामिन देखेंगे, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखेंगे। तो देखो जी, ये एक नेसेसरी मॉलिक्यूल है हमारे मसल्स को बनाने के लिए, ठीक है, और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इट इज नेसेसरी मॉलिक्यूल, इट इज नेसेसरी मॉलिक्यूल फॉर द मसल बिल्डअप, फॉर द मसल बिल्डअप। मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये भी पॉलीमर होते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। दे आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, दे आर पॉलीमर ऑफ। अब देखो अमीनो एसिड कई तरह का होता है। अमीनो एसिड कहने का मतलब यह है कि अमीन भी रहेगा और उसमें एसिड भी रहेगा, तो दे आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। तो ध्यान रखना कि अल्फा एमिनो एसिड्स के ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। और इनमें जो चेन बनता है उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है। क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन, आगे हम बताएंगे। पॉली वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये भी पॉलीमर होगा। तो देखो जी, तो दीज आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, ये अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। इट कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन, इट कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन रखते हैं, ठीक है। और किसके पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वो अल्फा एमिनो एसिड्स के। तो अमीनो एसिड कहने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को, अमीन भी रहेगा और एसिड भी रहेगा। तो एमिनो एसिड्स के ये पॉलीमर होते हैं, और अमीनो एसिड्स में भी ये अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, तो वैसे कंपाउंड जिसमें अमीन भी होगा और एसिड भी होगा, तो दोनों मिला करके उसको हम लोग अमीनो एसिड्स बोल देंगे।
अच्छा, इसके बाद अमीन ग्रुप जो होगा वो 2 नंबर का ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि 1 नंबर पे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। तो जिस ग्रुप में कार्बोक्सिलिक भी रहे और अमीन भी रहे तो उस ग्रुप को कहते हैं अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन कराने पे हम लोगों को मिलता है प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि जैसे तुम्हारा पॉलीमर बनाते थे तो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर हम बनाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ेगा और दूसरा तीसरे से जुड़ेगा। इनफाइनाइट अमीनो एसिड्स को हम लोग मिलाएंगे, तब जाकर के एक प्रोटीन बनने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये हमारे शरीर के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है। तो इसके बारे में और लिख सकते हैं, प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंस। प्रोटीन्स आर वाइटल केमिकल सब्सटेंस, vital chemical substance essential for growth and maintenance, essential for growth and maintenance। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ये काफी जरूरी होता है। और ये सभी लिविंग सेल्स में रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट in almost all the living cells, all the living cells, जितने भी लिविंग सेल होते हैं उन सब में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑल द लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के सभी लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और हर लिविंग सेल जो होता है ना, ईच लिविंग सेल is made up of thousand of different proteins, मतलब एक एक जो सेल होता है वो एक एक हजार प्रोटीन से मिलकर बना होता है, 1000 ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1000 प्रोटीन से मिलकर के एक सेल बनता है। ठीक है ना। और प्रोटीन्स जो होते हैं एक्चुअली में वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकली, मतलब अब रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन पॉलीमर आप लोग को पता है कि दो लोग को मिलाएंगे उसमें से कुछ वाटर टाइप का मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। ज्यादातर तो वाटर ही रिमूव होता था, तो इसमें भी वाटर ही निकलेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर्स एक्चुअली में ये पॉलीएमाइड होते हैं, एक्चुअली पॉलीएमाइड्स होते हैं। ठीक है ना। इन विच, इसमें मोनोमर यूनिट के रूप में, इन विच द मोनोमरिक यूनिट इज अल्फा एमिनो एसिड। मोनोमेरिक यूनिट इज अल्फा एमिनो एसिड, मतलब अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन कराने से ये आपका प्रोटीन तैयार होता है। हाँ, पॉलीसेकेराइड सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, पॉलीसेकेराइड सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। अब सबसे पहले एमिनो एसिड की बात कर लें, उसके बाद अल्फा बीटा दिखाएंगे आप लोग को। एमिनो एसिड्स की पहचान जो होगी, अब देखो कैसे होगा। C डबल बॉन्ड OH रहेगा और इसके बाद से उसके बगल में CH2 रहेगा और NH2 रहेगा। तुम लोग को हम एक बात बोले थे कि जिस कार्बन पे, ये कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और इसके इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं और इसके बगल वाले को बीटा बोलते थे।
ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ठीक बगल वाले को अल्फा कार्बन, देखो, तो यहाँ इसके ठीक बगल वाले को अल्फा बोलेंगे, तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड क्यों बोलते हैं समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ के ठीक बगल में कार्बन है और इस कार्बन पे NH2 जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन पे NH2 जुड़ा है, तो अल्फा कार्बन पे, तो इसीलिए इसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड्स बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा देख लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ OH है और एक कार्बन हो गया, फिर दूसरे नंबर के कार्बन पे अगर NH2 लगेगा, CH2 और NH2, अगर तुम्हारा NH2 जो है वो, ये अल्फा है और दूसरा वाला बीटा है, ये अल्फा और ये क्या है, बीटा है, तो बीटा वाले पे लगा है, तो इसको हम लोग बीटा एमिनो एसिड्स कहेंगे। और एमिनो एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि COOH भी है और NH2 भी है। NH2 को एमिनो कहते हैं और इस ग्रुप को एसिड कहते हैं, तो दोनों मिलाकर के एमिनो एसिड हो गया और बीटा कार्बन पे लगा है। तीसरा एग्जाम्पल में होगा, जैसे मान लो COOH हो गया और CH2 हो गया, फिर CH2 हो गया और फिर CH2 हो गया, और इस पे जब NH2 लग जाएगा तो ये तुम्हारा तीनों ग्रुप आ गया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा एमिनो एसिड। ठीक है, गामा एमिनो एसिड। और इसके बाद से अगर फिर भी तुम्हारा और थोड़ा दूर पे रहेगा, COOH, ठीक है, CH2, 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 CH2 और NH2, तो देख सकते हो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है और ये तुम्हारा डेल्टा है, तो इसको हम लोग डेल्टा एमिनो एसिड बोलेंगे। तो ये अमीनो एसिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अमीनो एसिड तुम पहचान पा रहे होगे कि जिस कंपाउंड में तुम्हारा COOH भी रहे और NH2 भी रहे, उसको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा एमिनो एसिड्स के बेसिकली ये प्रोटीन वाले पॉलीमर होते हैं, पहला वाले का। ठीक है, और ये जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके आधार पे है, पोजीशन अमीनो एसिड्स। तो those molecules which contain amino group, which contain amino group as well as carboxylic group, as well as carboxylic group are known as amino acids। तो जिसमें ये दोनों ग्रुप रहेंगे उसी को अमीनो एसिड बोलेंगे। अमीन ग्रुप भी रहेगा और एसिड भी रहेगा, तो उसको हम लोग मिला के अमीनो एसिड्स कहेंगे। हाँ, अल्फा अमीनो एसिड्स जब n मॉलिक्यूल लेंगे तब जाकर के प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए तो हमको अल्फा अमीनो एसिड चाहिए, और अल्फा अमीनो एसिड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, तो अल्फा अमीनो एसिड के इनफाइनाइट मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाकर के हमारा प्रोटीन बन सकता है। समझ गए, तो इस बात को आप तो ध्यान रखिएगा। अब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऊपर में तो बता ही दिए हैं, पोजीशन ऑफ अमीन ग्रुप के आधार पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसका एक और डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके नेचर के आधार पे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमीनो एसिड, on the basis of nature of amino acids, they are classified into three categories. They are classified
इंटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज, पहला एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरा बेसिक अमीनो एसिड, और तीसरा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो देख लीजिए 3 तरह का अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड, एक एसिडिक अमीनो एसिड, एक बेसिक अमीनो एसिड और एक न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इसमें इसका डेफिनेशन तो बड़ा ही आसान होगा, बोलेंगे OH नहीं है भाई, COOH है। कहाँ तुम लोग का दिमाग रहता है यार। ये COOH पूरा है ना साथ में, OH कहाँ से तुमको दिख रहा है बताओ। ये OH अकेले है क्या? जब C डबल बॉन्ड OH रहता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। अब इतना भी नहीं पढ़ता है, क्यों 12th में पढ़ रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो COOH जब साथ में रहेगा तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। और जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 ग्रुप दोनों रहता है उसको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है तुम्हारा, वो पोजीशन के आधार पे है। NH2 का पोजीशन देखेंगे और उसके आधार पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलेंगे। COOH के ठीक बगल में है तो अल्फा होगा, उसके बगल में है तो बीटा होगा, उसके बगल में है तो गामा होगा, उसके बगल में है तो डेल्टा होगा, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं अमीनो एसिड्स के टाइप। तो सबसे पहले हम नेचर के आधार पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के आधार पे 3 तरह का आया है, नेचर के आधार पर 3 तरह का आया है, ठीक है। सबसे पहले एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो देखो जी, नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें, जिस अमीनो एसिड में एसिड की संख्या ज्यादा होगी, माने COOH का नंबर ज्यादा रहेगा और तुम्हारा NH2 का नंबर कम रहेगा, तो उसको हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि दोज अमीनो एसिड्स which have more number of carboxylic group, more number of carboxylic group than amino group, then amino group is called acidic amino acid। तो उसको एसिडिक अमीनो एसिड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वैसा अमीनो एसिड जिसमें COOH का नंबर ज्यादा रहेगा उसको एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। देखो जी, एसिडिक अमीनो एसिड में एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। दो फेमस है, नाम आप लोग याद कर जाइएगा, एस्पार्टिक एसिड और दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। और भी बहुत सारा आपका दिया हुआ है, NCERT में एक चार्ट बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हम सिखा देंगे कैसे बनाना है चार्ट को। तो हम लोग ये देख लेते हैं, इन दो लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो देखिए ये होता कैसे है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं। देखो जी, तो COOH रहेगा, COOH रहेगा, ठीक है ना। और इसके बाद CH पे दूसरे नंबर पे NH2 रहेगा, और फिर CH2 रहेगा, और फिर COOH रहेगा। ये तुम लोग एक बात समझ लो कि अल्फा एमिनो एसिड बनाने का आज के बाद ये तरीका रहेगा, ये तीनों ग्रुप फिक्स रहेगा, ये तीनों ग्रुप चेंज नहीं करेगा। ग्रुप चेंज करने वाला जो है वो इधर वाला ग्रुप रहेगा। तो आज के बाद एक बात सेटअप कर लीजिए कि जब भी आपको अल्फा एमिनो एसिड बनाना होगा, COOH, उसके बगल में CH और उसके नीचे NH2 कर दीजिएगा, और इधर का रास्ता खाली कर दीजिएगा। ये पूरा, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगेंगे और इनका नाम अलग अलग आएगा। अभी जैसे आपका CH2 COOH हो गया, तो इसका नाम है आपका एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग एस्पार्टिक एसिड। और वहीं अगर ग्लूटामिक एसिड है तो देखिएगा क्या बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो COOH
ठीक है ना, और CH पे NH2, ये ग्रुप चेंज नहीं होगा। तो चेंज होने वाला ग्रुप जो है मेरा वो क्या क्या है बताओ। तो CH2 और CH2 और फिर तुम्हारा COOH। तो देख सकते हो कि चेंजिंग कहाँ हुआ है। तो चेंजिंग जो है वो ये ग्रुप है, और ये तीनों ग्रुप अभी भी फिक्स है और यही फिक्स ही रहेगा। कभी भी ये चेंज नहीं करेगा जब तक आप अल्फा एमिनो एसिड बनाइएगा। और वही बीटा एमिनो एसिड बनाते तो NH2 इसका अगले वाले कार्बन पे आ जाता और ये तीनों लोग फिक्स रहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में अल्फा एमिनो एसिड ही देखना है खाली। तो इसको हम लोग ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल एसिडिक अमीनो एसिड के हो गए। इसके बाद चलो हम लोग देख लेते हैं दूसरा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड तो दूसरा है हमारा बेसिक अमीनो एसिड। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जब अमीन ग्रुप ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के तुलना में, तो इसको भी लिख सकते हो कि वैसा अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप ज्यादा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो दोज अमीनो एसिड्स which have which have more number of which have more number of amino group which have more number of amino group than carboxylic group is known as basic amino acid। बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, और इसका एग्जांपल बस यही नाम को याद रखिए। एक जैसे तुम्हारा एस्पार्जिन होगा और एक ग्लूटामिन, देखो एक ही तरह का हम दे दे रहे हैं ताकि तुम लोग को आसान रहेगा याद करने में। तो इसके दो एग्जांपल हम लोग याद करेंगे, एक एस्पार्जिन और एक ग्लूटामिन। पिछला वाला में भी इसी तरह का नाम था एस्पार्टिक एसिड, तो यहाँ पे एस्पार्जिन बोल रहे हैं। वहाँ ग्लूटामिक एसिड था, यहाँ ग्लूटामिन बोल रहे हैं। तो याद रखने का तरीका क्या होगा कि अमीन ज्यादा है तो उसके नाम पे याद कर ले ग्लूटामिन। यहाँ एसिड ज्यादा है तो नाम याद कर ले ग्लूटामिक एसिड। यहाँ एसिड ज्यादा है तो एस्पार्टिक एसिड। यहाँ पे अमीन ज्यादा है तो एस्पार्जिन। तो एक एस्पार्जिन हो गया और एक तुम्हारा ग्लूटामिन हो गया। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप लोग को बेसिक हम बात याद करवाए हैं वो याद रखिएगा कि ये ग्रुप आपका बदलने वाला नहीं है। तो जो भी चेंजिंग होगा वो लेफ्ट में ही चेंज होगा। और लेफ्ट में क्या चेंज होगा देखो, एक CH2 रहेगा और एक C डबल बॉन्ड ONH2। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है। तो जो ग्रुप हम बोले थे वो ग्रुप अभी भी फिक्स है। देखो इस ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं है, ये ग्रुप अभी तक वही है, ठीक है ना। तो उसके बाद बदलाव है और इसीलिए इसका नाम है तुम्हारा एस्पार्जिन। एस्पार्जिन, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक ग्लूटामिन होता है, तो ग्लूटामिन का भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे COOH रहेगा, COOH, और इसके बाद से CH पे NH2 रहेगा, CH पे NH2 रहेगा, ठीक है। और ग्लूटामिन में क्या रह जाएगा, दो गो कार्बन आ जाएगा। तो एकदम एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है। और एक ही ऊपर और नीचे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए। खाली लास्ट का OH जो है ना, वहां पे यहाँ पे NH2 लगा देना है। जो यहाँ पे OH था उसके जगह यहाँ NH2 लगा देना है। और नाम भी एक ही तरह का है, ग्लूटामिन। ऊपर में ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन में फर्क क्या है कि लास्ट का OH NH2 में बदल जाएगा। लास्ट का OH NH2 में बदल जाएगा। तो एस्पार्टिक एसिड और एस्पार्जिन एक ही तरह का है, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन एक ही तरह का है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हो गए, किसी को तो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो नाम से समझ में आ रहा है
कि जिसमें दोनों ग्रुप सेम रहना चाहिए, मतलब जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा उतना ही अमीनो ग्रुप रहेगा। तो लिखेंगे those type of amino acids in which number of amino group becomes equal to number of carboxylic group। अमीनो ग्रुप बिकम्स क्या, इज लिख देते हैं, बिकम्स भी जरूरी नहीं है। नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप सेम रहेगा तो फिर हम उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलेंगे, क्योंकि ना एसिड का बिहेवियर ज़्यादा है ना NH2 का रहेगा ज़्यादा। तो दोनों का नंबर सेम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान। तो CH पे NH2 फिक्स है और इधर H लगा दोगे खाली, मतलब ये ग्रुप बन गया तुम्हारा COOH और CH2NH2। इसको सीधा सीधी लिखोगे तो यही ना हो जाएगा, क्योंकि CH और H अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। तो अगर CH2 साथ में किए तो बगल में NH2, तो इसका नाम होता है ग्लाइसिन। याद रखिएगा इस बात को, ग्लाइसिन फेमस है और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर भी याद रखना होगा। और ये कैसा अमीनो एसिड है, ये न्यूट्रल है। एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसके एक और एग्जांपल है एलानीन। एलानीन, ठीक है, देखिए COOH और इसके बाद से CH पे NH2 फिक्स रहेगा, इधर CH3 लग जाए, H के जगह CH3 लग जाए तो इसको हम लोग एलानीन बोलते हैं। तो देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर एगो COOH है और एगो NH2 है, तो दोनों सेम है। यहाँ पे भी एगो COOH है, एगो NH2 है, तो नंबर दोनों का सेम है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो वैसे अमीनो एसिड जिसमें दोनों का नंबर सेम रहता है उसको हम लोग न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं। चलो जी, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड समझ में आ गया आप लोग को। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं और बाकी कल आगे इसको हम लोग देखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो